हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में क्या करेंगे मैंने खुद डिसाइड नहीं करा है, पर मुझे इतना पता है कि कुछ ना कुछ आपको रियलिस्टिक, रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ। तो ऐप आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, बट कुछ रिव्यूज़ ख़राब भी आए हैं। ही इज़ अ चार्टेड अकाउंटेंट, नाउ ही वॉन्ट्स टू गो इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है आज का फ्यूचर है, और इसके लिए मैंने यूट्यूब पर रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करा है। आप जाकर देख सकते हैं, हाउ एन इंडियन सी ए मूव टू यूएसए इन द टेक्नोलॉजी डोमेन। तो मेगा कामरा करके सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। आज हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं और उसमें प्रेजेंटेशन जो होती है उसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या प्रेजेंटेशन होती है, क्यों ऑडिट में वो ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कौन सी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन किया जाए। एक काम करते हैं, आईटीसी की ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन करते हैं। इंडियन टबैको कंपनी, आईटीसी। हालांकि इसके बहुत सारे और प्रोडक्ट आते हैं। आशीर्वाद आटा आईटीसी का है। क्या आपको पता है? नहीं सर, हमें तो नहीं पता। ये देखिए, इसके जो एनुअल अकाउंट्स हैं, इस पे क्लिक करते हैं, 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करते हैं। तो जब भी ऑडिटर या आप लोग ऑडिट करने के लिए जाएंगे, तब आप बैलेंस शीट और पीएनएल के आइटम्स को चेक करेंगे। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को आप चेक करेंगे। कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, एमएसएमई एक्ट होता है। छोटी कंपनीज कई बार उसमें रजिस्ट्रेशन करवा कर रखती है। बहुत सारे अन्य एक्ट होते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट होता है और अन्य एक्ट होते हैं। उसकी लिस्ट बनाओगे, जो जो प्रोविजंस लगते हैं, देखोगे कि एंटिटी ने कंप्लाई करे हैं कि नहीं करे। उसके जो बैलेंस शीट और पीएनएल कंपनी ने शेयर करा है, उसमें जितने भी आइटम्स आ रहे हैं, उसके प्रोसेसेस को समझकर जो अकाउंटिंग एंट्रीज फ्लो हो रही है वो बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स है। एनालिटिकल रिव्यू से आप चेक करेंगे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पर आप चेक करेंगे। फिर आपको कंफर्ट आ जाएगा कि हाँ भाई, जो भी नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो मोटा मोटी ठीक है। इसके बाद आपकी ऑडिट कंप्लीट नहीं होती है। जनरली जो लिस्टेड कंपनीज होती है या बड़ी कंपनीज होती है, उसमें एनुअल रिपोर्ट में जो प्रेजेंटेशन होगी, उस प्रेजेंटेशन को भी ऑडिटर एक बार चेक करता है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है और कह रहा है कि भैया आशीर्वाद जो है वो नंबर 1 आटा ब्रांड है। बिंगो नंबर 1 स्नैक फूड है। सनफीस्ट के बिस्किट आते हैं, क्रीम बिस्किट्स आते हैं, वो भी नंबर 1 क्रीम बिस्किट सेगमेंट में है। सेवलोन भी इसी का है। डिटॉल के बाद अगर आपने कोई नाम सुना होगा तो सेवलोन सुना होगा। क्लासमेट के रजिस्टर कौन यूज़ नहीं करता? आईटीसी। yippee, yippee मैंने खाया नहीं है, मैगी जनरली जो है ज़्यादा बनता है, बट इसीलिए इसने नंबर 2 लिखा हुआ है। फियामा, इसका नाम नहीं सुना होगा आपने। मंगलदीप, इंगेज, इंगेज का सुना होगा, डिओड्रेंट में आता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इसके नंबर 1 सेगमेंट आप देखोगे तो सब लोगों को मालूम है कितने मास स्केल पर एडवर्टीजमेंट होती है। तो ऑडिटर जो है इस रिपोर्ट को भी एक बार देखेगा पब्लिश होने से पहले। अगर उसके पास ये आती है, और नहीं आती तो मांगेगा कि भाई दिखाइए अपनी एनुअल रिपोर्ट, और उसमें आप क्या क्या डिस्क्लेमर दे रहे हैं, डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं, वो सब हम भी देखना चाहते हैं। तो वो देखेगा जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है जिसकी भनक ऑडिटर को नहीं थी। तो इसके लिए एक बार ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। संजीव पुरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी को चला रहे होंगे। बोर्ड कमिटीज़ बनी हुई है, काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी होती है। ऑडिट कमेटी, सीएसआर कमेटी, नॉमिनेशन कंपनसेशन कमेटी, सिक्योरिटी होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कमेटी, कॉरपोरेट मैनेजमेंट कमेटी। एसआर बाटली बॉय ने इसका ऑडिट किया है, बहुत बढ़िया। रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है, बहुत बढ़िया। अब नीचे जाएंगे। क्या मैं अभी कुछ बता रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एनुअल रिपोर्ट को ऑडिटर देखता है, उसमें डिस्क्लेमर्स जो होते हैं उसको भी देखता है। इसके बाद जो मेन काम आपका है एज एन ऑडिटर, वो काम ये है कि आप बिल्कुल नीचे चले जाइए जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही है। ये देखिए ऑडिट रिपोर्ट आ रही है, वो तो आप ही ने बनाई होगी। और उसके बाद ये देखिए 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 देखिए,
ये आपकी आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने बनाई है तो एनुअल रिपोर्ट में इसके काफ़ी सारे डिस्क्लोजर्स जाते हैं जो इसके पीछे लगे होंगे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। तो वो डिस्क्लोजर्स ऑडिट करने के टाइम आप चेक करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम एक काम करते हैं, नोट्स में चलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये जितने भी नोट्स टू अकाउंट्स है, नॉट ओनली द नंबर्स विच आर रिफ्लेक्टिंग इन द P&L एंड बैलेंस शीट बट ऑल्सो द नोट्स टू अकाउंट्स, जैसे कि एडिशन कितना हुआ, ट्रांसफर कितना हुआ, विड्रॉवल कितना है, ये सारी चीज़ें ग्रॉस ब्लॉक में, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में और नेट ब्लॉक में, ये पूरे शेड्यूल्स आप लोग जो है चेक करेंगे। इसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह आप चेक करेंगे कि भैया अगर लैंड दिखा रही है कंपनी और उसमें एडिशन इतना दिख रहा है तो ये नंबर कहाँ से उठकर आया है। आपको फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर दिया होगा, फिक्स्ड एसेट के रजिस्टर में कितनी एडिशन हुई है वहाँ से आप चेक करेंगे, और उस फिक्स्ड एसेट के रजिस्टर में जो एडिशन हुई है उसके सैंपल पर आप चेकिंग करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया था सैंपल पर चेकिंग करनी है, एसेट्स को हमने चेक कर लिया। अब मैं बता रहा हूँ कि जो डिस्क्लोजर्स होंगे वो डिस्क्लोजर भी आपके पास जो डिटेल आई है उसी से बनकर आ रहे होंगे। तो इसीलिए आप जो है उन डिस्क्लोजर्स को भी चेक करेंगे कि वो डिस्क्लोजर कैसे बन के आ रहे हैं, उन्हीं नंबर से आ रहे हैं जो आपको डिटेल दी गई थी। तो ये डिस्क्लोजर आपका जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का है तो कैटेगरी वाइज कि भाई बिल्डिंग में कितनी एडिशन हुई, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे हो रखी है, तो सारी चीजें आप शेड्यूल से लिंक करेंगे। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। जब आप इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो वहां पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इनका नेचर जो है वो कंपनी 1 साल से ज़्यादा इन्हें रखना चाहती है। सब्सिडरीज में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है इसके लिए डॉक्यूमेंट चेक करोगे नहीं करोगे बताओ। इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर आ रहा है, उसमें लिखा है सब्सिडरीज, तो आप चेक करोगे कि नहीं करोगे। इस सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाओगे तो उसमें शेयर होल्डर में ITC का नाम आ रहा होगा, सब्सिडरी के शेयर होल्डर में ITC का नाम आ रहा होगा, और उसकी ऑडिटेड स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे फाइलिंग होती है, वहां से चेक कर सकते हो कि भैया हाँ इसकी जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें ITC का नाम आ रहा है, इतना शेयर ITC होल्ड करती है, इसीलिए ITC अपनी इन्वेस्टमेंट में उस सब्सिडरी को दिखा रही है। समझे आप। तो ऐसे जितने भी यहाँ पर लिस्ट आ रही है इसका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, उसे आप चेक करोगे। कोटेड कितनी है, अनकोटेड कितनी है, बाइफरकेट करोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट को चेक करनी है, आपने कर लिया कि भैया इतनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है और इसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, पर जो डिस्क्लोजर होता है उसमें आप देखोगे तो डिस्क्लोजर में यहाँ पर आ रही है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो उस कैटेगरीज में बांटना ये भी ऑडिट का एक तरह से प्रोसीजर आता है। यानी डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट ने जो आपको डिटेल दी हो वो या तो पूरी डिटेल दी ना हो नोट्स टू अकाउंट्स की, या जो डिटेल दी हो वो बिल्कुल ठीक ना हो, उसमें कुछ गलतियां हो। तो एज एन ऑडिटर यू हैव टू इंश्योर कि जो एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर जिस हिसाब से जा रही हैं उस हिसाब से जो है हमने जो है चीजें चेक करी है। कि ये नहीं है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ दिखा रहे हैं बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में नहीं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट चेक करोगे तो उसकी कैटेगरीज बनाना आपका काम है। अच्छा, बॉन्ड डिवेंचर की कितनी कैटेगरी है, कोटेड कितनी है, अनकोटेड कितनी है, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? डिस्क्लोजर पर्पस के लिए। चेक तो मैं कह सकता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है, टोटल में से सैंपल पे चेक कर लो। बाकी जो जितनी भी लास्ट में आ रही है इन्वेस्टमेंट एज ऑन बैलेंस शीट डेट, उसका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले लो, बैलेंस कंफर्मेशन ले लो, जितनी चीजें हो सकती है वो करने की कोशिश करो। इन्वेस्टमेंट करी होगी तो उसका इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट होगा, वो कंपनी से ले लो, पिछले सालों का होगा। तो वो सारी चीजें तो करनी है, बट उसका डिस्क्लोजर भी अप्रोप्रिएट जगह पर हो रहा है, ये भी आपको इंश्योर करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट से नीचे चलते हैं और अदर फाइनेंशियल एसेट आ रहे हैं, तो सभी चीज़ों की चेकिंग कर रहे थे एसेट साइड पर जो आ रही थी, बट आपको वहाँ ये भी तो देखना था कि जो डिपॉजिट्स आएगा, जो एडवांसेस आएगा, उसको हम इस पर्टिकुलर हेड में शो करेंगे इन द बैलेंस शीट, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो व्हेन यू आर चेकिंग, यू आर ऑल्सो चेकिंग दैट कोई लेजर ऐसा है कि जो डिपॉजिट की नेचर का है पर वो एडवांसेस से लिंक हो रखा है आपके ट्रायल बैलेंस में। तो उसकी जब लिंकिंग हो रखी है कि भैया इसका मेन हेड एडवांसेस है, तो उसका बैलेंस एडवांसेस में जा रहा होगा।
बट जब आपने चेकिंग करी तो पता लगा है कि इसका नेचर डिपॉजिट का है, तो उसको आप रिक्लासीफाई करवा देंगे। मतलब आप ये तो चेक कर ही रहे हैं कि अच्छा जो आइटम है जो इसमें हम एसेट्स में दिखा रहे हैं कंपनी के, एक्चुअली में एसेट्स हैं। एक्चुअली में जो असर्शंस हैं एमपी कवर, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी, कैलकुलेशन जो उसकी आप कर रहे हैं, कंप्यूटेशन, ओनरशिप जो चेक कर रहे हैं कंपनी की है कि नहीं है, वो सब तो आप चेक कर ही रहे हैं। उसके साथ में वो राइट जगह पर क्लासीफाई हुआ है कि नहीं हुआ उसको भी आप चेक कर रहे हैं। और फाइनली उसको आप नोट्स टू अकाउंट से लिंक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एडवांसेस, व्हेन यू आर चेकिंग यू ऑल्सो नो while doing audit that there will be a section called capital advances, और आप मैनेजमेंट से वहीं पे क्वेश्चन कर सकते हैं, भैया इस बार आपके कैपिटल एडवांसेस कितने थे? अच्छा ये थे, ऐसे ऐसे थे, ये नंबर आ रहा है, चेक कर लिया, कंट्रोल ले लिया। अरे सर ये कैपिटल एडवांसेस नहीं है आपका जो आपने दूसरे हेड में दिखाया हुआ है, इसको रिक्लासीफाई करो। रिक्लासीफाई करा लिया ताकि कैपिटल एडवांसेस में कैपिटल एडवांसेस ही दिखे। अच्छा सर जो आप हमें बोल रहे हो कि हमें ऑडिट करना है, तो इतनी सारी चीज़ें मैं अकेला कर लूँगा क्या? आईटीसी की ऑडिट करनी है और मैं सारी चीज़ें ध्यान रख रहा हूँ, पूरा एसेट, लाइबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंसेस और उसके सारे नोट्स टू अकाउंट्स, और उसका सब मैं पूरा कंट्रोल टेस्टिंग कर रहा हूँ, सबकी टीओडी टीओसी कर रहा हूँ, वॉक थ्रू कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ, सही क्लासिफिकेशन चेक कर रहा हूँ, कंप्लाइंसेस चेक कर रहा हूँ, अकेला करूँगा? ऑब्वियस आंसर इज नो। आईटीसी के लिए सर बाटली बॉय ने कितना पैसा लिया होगा, ये देखो नीचे देखते हैं, 2.95 करोड़। तो 2.95 करोड़ से एक बंदा ऑडिट करेगा क्या? पार्टनर भी होगा, डायरेक्टर भी होगा, मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, एसोसिएट होगा, कुछ आर्टिकल असिस्टेंट होंगे, टीम बनी होगी, उन्होंने काम किया होगा। अब उन सब लोगों का मिलाकर ईवाई को अगर कॉस्ट पड़ा 50 लाख, कैसे भाई? पार्टनर ने तो 1 करोड़ की सैलरी ली होगी, तो पार्टनर जो है वो 10 कंपनियों की ऑडिट पे भी तो साइन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट पे। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो 2 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10-20 करोड़ रुपए उस पार्टनर से जनरेट हो रहे हैं। फिर वो पार्टनर 1 करोड़ की सैलरी ले रहा है, फिर एम्प्लॉइज सैलरी ले रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा आपको, ये जो फीस है काफ़ी मोटी है। और टैक्स ऑडिट भी कर दिया ऑडिटर ने, ऑडिटर जो है टैक्स ऑडिट भी कर सकते हैं, उसके 60 लाख रुपए ले लिए। लिमिटेड रिव्यू भी कर दिया। आप बोलेंगे ये क्या होता है भाई? ये हर 3-3 महीने में जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं वो लिमिटेड रिव्यू उसमें किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक कर ली जाती है, उस पर ऑडिटर एश्योरेंस नहीं देता पर मोटा मोटी देख लेता है। लिमिटेड रिव्यू मतलब फुल रिव्यू नहीं है, लिमिटेड है। कुछ और सर्विसेज भी ऑडिटर ने दी है। अब ये क्या हो सकती है? देखो इसकी जो नेटवर्क फर्म है, मेंबर फर्म है, उससे कुछ सर्विसेज उन्होंने ली है, और रीइंबर्समेंट जो है 15 लाख रुपए की तो रीइंबर्समेंट ली है। आपका जो खाने पीने का खर्चा आता है, ट्रैवलिंग का खर्चा आता है, 15 लाख रुपए एक एक आर्टिकल असिस्टेंट ने ना यहाँ पर कम से कम 50,000 रुपये लिए होंगे रीइंबर्समेंट आईटीसी की ऑडिट में। 4 आर्टिकल होंगे, 2 लाख रुपए आर्टिकल असिस्टेंट की होंगे रीइंबर्समेंट। कई जगह तो 50,000 की स्टाइपेंड नहीं मिलती है, यहाँ 50,000 रीइंबर्समेंट आ रही है। कमाल है, कमाल है। यही बात है भैया बिग 4 में ऑडिट करने का। तो इसीलिए जब आप यहाँ पर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर का डिस्क्लोजर आ रहा है। अब हम कर तो ऑडिट रहे हैं, ऑडिट में सब कुछ चेक कर रहे हैं, एट दी एंड अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन भी तो बनानी पड़ेगी। ये जो शीट बनी हुई है या तो मैनेजमेंट ने बनाई हुई है, आप बनाएंगे, बट डिस्क्लोजर तो जाएगा कि भैया इस साल इतना प्रॉफिट करा, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स इतने थे, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए शेयर्स इतने रह गए, और बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आपकी कैलकुलेट हो गई। कैसे हो गई? अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये अर्निंग जो है करोड़ में आ रही है, आपको कम लग रही होगी, इसमें 0 ऐड कर लोगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर उसको डिवाइड करोगे इससे तो आपका 10.59 आएगा। एक शेयर पे आपने 10 रुपये अर्न करे। अब आईटीसी का शेयर देख लेते हैं, मतलब 217 रुपये लगाए होंगे एक साल पहले, इतना ही भाव चल रहा है एक साल पहले भी, तो 217 रुपये लगाकर अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो इसका मतलब 5% मैं अर्न कर रहा हूँ, करेक्ट? तो 5% की अर्निंग सही है कि नहीं है भाई? 5% की अर्निंग तो ठीक नहीं है। बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी जो है 5-6% हो रहा है एक साल के अंदर। तो 5% मैंने अर्न करा, 5% मेरा शेयर का भाव बढ़ गया, तो 10% जो है कमा कर दे रही है कंपनी। एफडी से तो बेटर है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ये जब चीज़ें देखी कि डिस्क्लोजर्स वगैरह जाते हैं,
तो इसीलिए जो है आपको डिस्क्लोजर पर भी काम करना होता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्क्लोजर्स होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेंशन और ग्रेट्युटी और लीव एनकैशमेंट, इन तीनों का जो कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं एस्टिमेशन से आता है। फ्यूचर में मेरे कितने एम्प्लॉयज़ छोड़ेंगे मुझे तो नहीं पता, कितनी मेरी ग्रेट्युटी जो है मैच्योर हो जाएगी एग्जैक्टली तो नहीं पता, एम्प्लॉय छोड़ेगा तो देनी पड़ेगी। तो एक्चुअरियल वैल्यूएशन हम लेते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर हम शो करते हैं जो प्रोविजनिंग हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर करंट ईयर में प्रोविजनिंग ज़्यादा बनती है तो एक्स्ट्रा प्रोविजन हम बुक करते हैं, यहाँ देखो दे रखा है। और ऐसे ही जो आपके जितने भी इंड एस लगते हैं, शेड्यूल 3 है, वो शेड्यूल 3 में जो डिस्क्लोजर दे रखे हैं इंड एस के हिसाब से जो दे रखा है डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, वो सारे डिस्क्लोजर्स भी आपको देने होते हैं। तो इसलिए एक बंदा नहीं करता, पूरी टीम लगती है, काम करती है। और 50% काम आपका ऑडिट होता है, तो 50% काम ऑडिट के बाद उसके डिस्क्लोजर और राइट प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें एनालिटिकल रिव्यू आता है, क्या क्या कंपनी का जो बिजनेस है उसको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट में शो किया जा रहा है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ कह रही है, एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर की स्टेटमेंट कुछ और कह रही है, तो मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हम देखते हैं और इसमें 50% टाइम जाता है, यानी हो सकता है कि 1 महीना सिर्फ इस काम में लग जाए। तो अगर अप्रैल में ऑडिट शुरू हुआ है आईटीसी का, तो अप्रैल एंड तक पूरी टीम जी जान लगाकर सारी चीज़ें चेक कर लेगी। डॉक्यूमेंटेशन, कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने आइटम्स हैं उनके वर्क पेपर्स बनाने हैं, चेक करने हैं, डॉक्यूमेंट लेने हैं, सब हो जाएगा। माइक्रो लेवल पर एनालिटिकल रिव्यू करना है किसी अकाउंट लेवल पे, हो जाएगा। एक्सेप्शंस निकालनी है, हो जाएगा। क्वेरीज पूछनी है, हो जाएगा। मई के महीने में ये काम होगा, फाइनलाइजेशन। तो एक टीम जो है एक ही पर लग पाती है और फिर दूसरी एक और कंपनी पर लगेगी, तो 2 कंपनी पर मेजरली एक टीम काम कर पाती है। बाकी जो होती है वो लिस्टेड कंपनी नहीं होती होगी। यह आपका जो है कंटिंजेंट लाइबिलिटी का एक तरह से डिस्क्लोजर आ रहा है कि भाई कोई केसेस चल रहे हैं और केसेस हो सकता है कि कंपनी हार जाए, तो फिर कंपनी को इतना रुपया देना पड़ सकता है। और ये केसेस अभी से नहीं चल रहे, 1987 से चल रहा है। बाप रे बाप, इतने पुराने पुराने केसेस चल रहे हैं। इसके बाद सर हो गया, बस ये डिस्क्लोजर चाहिए होते हैं? नहीं सर, बड़ी कंपनीज में कंसोलिडेशन का काम भी होता है। फिर जो सब्सिडरीज हैं उन सब्सिडरीज का भी सारे के सारा जो है बैलेंस शीट पीएनएल को मर्ज कर देंगे और टोटल दिखाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट हट जाएगी और टोटल यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, ये सारी चीज़ें शो होगी। कंसोलिडेशन का भी एक काम होता है जो ऑडिट फर्म को करना होता है। भले ही क्लाइंट ने कर दिया हो, क्लाइंट की टीम ने करती हो, इतना बड़ा कंपनी है, उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है पूरा कंसोलिडेशन किया हो, पर आप चेक तो करेंगे। सब्सिडरीज के अकाउंट ऑलरेडी ऑडिटेड हैं तो उसे आप चेक नहीं करते, आप डायरेक्टली उसको मर्ज करते हैं। मतलब मर्ज करने का मतलब कंसोलिडेट करते हैं और फिर सारे डिस्क्लोजर उसके हिसाब से जा रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 50% काम आपका ऑडिट में चेकिंग का है, कंपनी के प्रोसेस समझ के, और माइक्रो लेवल पे जो चेकिंग करते हैं अकाउंट लेवल पे, उसके बाद उसका क्या डिस्क्लोजर जाएगा, कंसोलिडेशन होगा, एनालिटिकल रिव्यू, ऊपर से पूरी जो कंपनी एज अ होल को हम देखकर चलते हैं, बिजनेस के बारे में नॉलेज लेकर चलते हैं, कंपेयर करते हैं, डायरेक्टर की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं, और उसके हिसाब से जो फाइनल पिक्चर आ रही है उस पर कमेंट्री करते हैं। ये 50% काम होता है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। आगे वीडियोस कैसे आएंगे कि नहीं आएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो देखो, मैंने आपको एसेट लाइबिलिटी चेक करना सिखा दिया, इनकम एक्सपेंस चेक करना सिखा दिया, कंपनी के बारे में नॉलेज लेनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स होती है उसके रेजोल्यूशंस को कैसे पढ़ना है, बिजनेस के बारे में समझना है, प्रोसेस के बारे में समझना है, वो सब नॉलेज आपको मिल गई है। टीओडी टीओसी वॉक थ्रू क्या होता है, आपको सारी नॉलेज मिल गई है। और आज के वीडियो में आपको फाइनली जो 50% का ऑडिट का काम होता है उसमें कैसे करना होता है वो भी आपको नॉलेज मिल गई है। डिस्क्लोजर, बेसिकली डिस्क्लोजर कहाँ पे कैसे जाएगा, ऑडिट नहीं करना बट शो करना है राइट वे में, जो भी आपके नोट्स टू अकाउंट्स में इंड एस या फिर शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर है। इसके आगे जो है जैसे जैसे मन करेगा वैसे वैसे वीडियो आते रहेंगे। मतलब इट्स अ कंप्लीट कोर्स, जितना भी आपने करा है उसके बेस पर आप किसी भी एक कंपनी की आप ऑडिट कर लीजिए, ओनली वन,
सिंगल कंपनी, स्टार्टिंग टू एंड कर लीजिए, आप ऑडिटिंग डिवीजन में काम कर पाएंगे। बिग फोर हो, टॉप फर्म हो, कहीं पर भी आप काम कर पाएंगे। बस एक प्रैक्टिकली ऑडिट करना होगा अच्छी कंपनी का, 100 करोड़ का टर्नओवर एटलीस्ट उस कंपनी का, मिनिमम 50 करोड़ टू 100 करोड़, और मैन्युफैक्चरिंग हो तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप ऑडिट प्रैक्टिकली करिए। कैसे करेंगे? किसी फर्म को अप्रोच करेंगे और वहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे 3 महीने के लिए कि भैया हमें जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट में सर 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी है, और ये हमने प्रैक्टिकल ऑडिटिंग हमने कोर्स करा हुआ है, हमें सारी चीज़ें मालूम है, बट हम करना चाहते हैं, एक लाइव एग्जाम्पल करना चाहते हैं। जो मैंने आपको दिया वो भी लाइव वर्किंग पेपर ही थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक असाइनमेंट खुद से भी कर लेंगे तो आपका फुल फ्लेज हो जाएगा। किसी को भी आप रिज्यूमे में लिख सकते हैं मैंने ऑडिट करी हुई है कंपनियों की, ऐसा लिख सकते हैं आप। बिग फोर में अप्लाई करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई है वो आप लिख भी सकते हैं कि मैंने खुद किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ भी इस कोर्स को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ीरो से लेकर जो भी आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए ऑडिट करने के लिए वो आप सीख पाएँ और बड़ी कंपनियों में जो है ऑडिटिंग कर पाएँ। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।